So the person bungee jumping. Why bungee jumping? The person is attached to a long elastic rope. In 1.5 seconds, the speed of the jumper increases from 0 to 10.5. Calculate her average acceleration during this time. कैसे करेंगे कैलकुलेट? इसकी u तो u यानी स्पीड 0, इनिशियल स्पीड, क्यों जीरो है? तो कैसे बता? क्योंकि वो कह रहे स्पीड ऑफ द जंपर इंक्रीज फ्रॉम 0 ओके, टू 10.5, यानी फिर कि फाइनल स्पीड। सही, फिर अब वो कह रहे एवरेज एक्सेलरेशन। आगे क्या करेंगे हम सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन को? समझ नहीं आया, मतलब एक बार मुझे वो फॉर्मूला दोबारा क्या था वो ठीक है, मैं बताती हूँ formula। हाँ आपने हाँ, फॉर्मूला रिवाइज नहीं किए? कल ही तो मैंने आपको कराया है। ए इज इक्वल टू वी माइनस यू ओवर टी। हाँ, तो 10.5 माइनस 0 ओवर 1.5। फिर ये आंसर क्या आएगा? एक मिनट, मैं आपको 10.5 समझाती हूँ। 7 क्या? 7। 7 आता है, अच्छा। सॉरी, क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये फिगर शो करती है कि एक पर्सन जो है वो बंजी जंपिंग कर रहा है, एक पर्सन जो है वो लॉन्ग इलास्टिक रोप से अटैच्ड है, उसकी 1.5 सेकंड में, यानी ये क्या है हमारे पास टाइम। इतने टाइम पे स्पीड जो जंपर की थी वो 0 से लेकर 10.5 तक गई। तो इनिशियल वैल्यू 0, फाइनल वैल्यू 10.5, टाइम हमारे पास 1.5 सेकंड। इस फॉर्मूला में पुट करेंगे v की जगह 10.5 माइनस 0, क्योंकि u 0 है, डिवाइडेड बाय 1.5। तो आंसर क्या आता है? 7। एक्सेलरेशन हमारे पास आ गई 7। फिर उसने कहा एट वन पॉइंट ड्यूरिंग द फॉल शी रीचेस हर मैक्सिमम स्पीड। यहाँ पे वो मैक्सिमम स्पीड पे कब आएगी? तो उसका आप एक्सेलरेशन एट दिस पॉइंट याद करो। कभी भी मैक्सिमम स्पीड होगी ना, जब जैसे भी कोई बंदा फॉल कर रहा है, ये ड्रॉप कर रहा है या गिर रहा है ऊपर से, उसकी मैक्सिमम स्पीड पे अगर वो आपसे कभी भी एक्सेलरेशन पूछेगा ना, आपने तो हमेशा कहना 0 है आएगी। 0। हमेशा। ये कब होता है? ठीक है। मैक्सिमम स्पीड अपवर्ड डाउनवर्ड फोर्स हमारे पास, उसकी वजह से एक्सेलरेशन जो है वो हमारे पास 0 हो जाती है। और क्योंकि अपवर्ड फोर्सेस यहाँ पे, जैसे लेट्स से एक बंदे है, वो ऊपर से उसने हेलीकॉप्टर से जंप लगाई है, ठीक है, हेलीकॉप्टर से उसने जंप लगाई है। अब वो यहाँ पर है, यहाँ पे उसको कुछ एयर रेजिस्टेंस भी एक्ट कर रहा है, कुछ उसका वेट भी है। तो वेट पहले स्टार्टिंग में ज्यादा होता है, एयर रेजिस्टेंस कम होता है, फिर वो थोड़ा सा और नीचे गई है। तो अब क्या हुआ है कि एयर रेजिस्टेंस इतना हो गया है, वेट भी इतना है, मतलब एयर रेजिस्टेंस और वेट जो है आपस में बराबर हो गया। ऐसा पॉइंट जिसमें एयर रेजिस्टेंस और वेट बराबर हो जाए, यानी अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्सेस, अपवर्ड फोर्सेस इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्सेस, जब ये हो जाए तो वो बैलेंस स्टेट में आते हैं, तो एक्सेलरेशन हमारे पास क्या हो जाती है? 0। और इस पॉइंट पे हमारे पास स्पीड जो हो जाती है वो हो जाती है मैक्सिमम। इन पॉइंट को याद रखना। सही हो गया? the forces, जी। what can be said about the forces? At this point the forces are balanced. Okay, मैक्सिमम स्पीड जब होती है तो एक्सेलरेशन 0 होती है, और एक्सेलरेशन 0 होती है तो फोर्सेस हमारे पास बैलेंस हो जाती है। क्वेश्चन 15 में उसने कहा है लॉन्ग ट्यूब कंटेन्स ऑयल, अ स्मॉल बॉल इज हेल्ड एट रेस्ट at the surface of the oil. At time t is equal to 0, the ball is released and begin to fall vertically through the oil. Figure हमें ये शो करा रहा है, as the fall begins to fall through the oil it accelerates। so acceleration को हम सिंपली उसने सिंपली हमसे भी ये पूछा है, एक्सेलरेशन की जो आप लोगों ने डेफिनेशन बताया,
एक्सेलरेशन की डेफिनेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ चलिए। वेलोसिटी। और चेंज ऑफ वेलोसिटी कब होती है? जब वो अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा। वेलोसिटी तब चेंज होती है जब आपकी या तो आपकी डायरेक्शन चेंज हो या आपका मैग्नीट्यूड चेंज हो। तो इस सेंस में मैग्नीट्यूड चेंज हो रहे हैं। इस सेंस में भी कुछ हमने डिस्कस ही नहीं किया। अभी तो हमने सिंपली वेलोसिटी की जो है उसको डिफाइन किया। नेक्स्ट उसने कहा था मास ऑफ द बॉल इज 0.0075 kg। कैलकुलेट द जी जी। रिजल्टेंट फोर्स, यानी कि हमारे पास एक एम उसने हमें गिव दिया हुआ है और साथ में उसने कहा एफ निकालो। तो वो कौन सी इक्वेशन है जो एफ और एम को आपस में रिलेट करती है? दैट वी नो इज एफ इज इक्वल्स टू एम ए। और उसने कहा एक्सेलरेट करिए डाउनवर्ड्स एट दिस पॉइंट। तो हम लोग सिंपली वैल्यूज को पुट करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। बस याद रखना है कि जो मास है वो केजी में प्रोवाइडेड हो और जो एक्सेलरेशन है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में प्रोवाइडेड हो। फिर आंसर डायरेक्ट आएगा, फिर न्यूटन में आंसर आएगा। ठीक है। क्योंकि न्यूटन जो होता है वो बराबर होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। इस चीज को याद रखो। ओके। नेक्स्ट उसने कहा है एज द बॉल फॉल्स इट्स स्पीड v इज रिकॉर्डेड इज द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर द फॉलिंग बॉल। ये हमारे पास स्पीड टाइम ग्राफ है जो उसने हमें बना के दिखाया है। अब उसने कहा डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस बिटवीन द टाइम t0 एंड t0.040 0.04, यानी कि t0 से लेकर 0.04 तक। ये उसने एक्स्ट्रा जीरो ना बस एम ही डाला, ये 0.04 की ही बात कर रहा है। ठीक है, 0 से लेकर 0.04 तक, यानी पूरे कर्व में बताएं क्या हो रहा है। स्टार्टिंग में देखें तो एक्सेलरेशन हमारे पास ये डिक्रीज हो रही है इस पॉइंट तक, बल्कि इस पॉइंट तक डिक्रीज कर रही है, बल्कि यहाँ पे भी डिक्रीज ही करती आ रही है, यहाँ तक डिक्रीज कर रही है। हम कहेंगे इनिशियली जो है एज द बॉल फॉल्स एक्सेलरेशन डिक्रीजेस फ्रॉम टी जीरो से लेकर ना t0 से लेकर t0.03 तक। जी जी। रिजल्टेंट फोर्स हमारी डिक्रीज कर रही है, रिजल्टेंट वैल्यू हमारी कंटिन्यूसली डिक्रीज कर रही है। और फिर जैसे ही यहाँ पे 0.03 आता है यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आ जाती है। जब स्ट्रेट लाइन आ जाती है इसका क्या मतलब होता है? ग्रेडियंट हमारे पास जीरो है। हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन का ग्रेडियंट क्या होता है? ग्रेडियंट उसका होता है राइज ओवर। हॉरिजॉन्टल लाइन का क्या ग्रेडियंट होता है अरहम? भूल गया। वर्टिकल वर्टिकल लाइन का क्या ग्रेडियंट होता है? ओ ओ वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन। उसका ग्रेडियंट स्लीपिंग लाइन। क्या? स्लीपिंग लाइन? क्या होता है? स्लीपिंग लाइन होता है वर्टिकल लाइन का ग्रेडियंट? हाँ, वर्टिकल लाइन। इन्फिनिटी। ओ अच्छा अच्छा अच्छा। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे बिल्कुल याद नहीं था। ओ अच्छा अच्छा, मुझे बिल्कुल याद नहीं था। और हॉरिजॉन्टल लाइन का क्या होता है? उसका तो वही जो ये जो अभी दिखाया हुआ है। क्या दिखाया हुआ? कुछ भी नहीं दिखाया हुआ। हॉरिजॉन्टल लाइन का जीरो होता है हम। हॉरिजॉन्टल लाइन तो नीचे वाली है। दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन। हाँ, जीरो होता है। हाँ, मैं थैंक यू सो मच बताने के लिए, मुझे नहीं पता था। तो हॉरिजॉन्टल लाइन का जो ग्रेडियंट है दैट इज जीरो। पे अटेंशन प्लीज। ठीक है, इधर कैमरा ऑन कर लो और हम जल्दी से, क्यों? बिकॉज आई एम वेटिंग। जल्दी खोलो। अरे यार,
मैम मेरा फोकस तो है। 10 सेकेंड्स है आपके पास। 10 सेकेंड में अगर आपका कैमरा या ऑन होगा या मीटिंग लीव होगी मेरी। तो बॉल जैसे ही एक्सेलरेशन यहाँ 0 से लेकर 0.03 तक क्या हो रहा है? एक्सेलरेशन t minus 0.0 seconds. Acceleration is 0. नहीं, क्या बता रहे हो? यहाँ से रीड करके बता रहे हो तो रहने दो। नहीं नहीं, अभी तो बताया कि हॉरिजॉन्टल लाइन हो तो ग्रेडियंट 0 होता है। t 0 से लेकर 0.03 तक बॉल जो है हमारे पास फॉल करी है, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन जो है वो डिक्रीज करी है। ग्रेडियंट हमें शो करा है। हमने पढ़ा था कल कि अगर इस तरह की कर्व होगी, अगर इस तरह की कर्व होगी तो उसका हम लोग जब ग्रेडियंट ड्रॉ करेंगे तो वो हमारे पास नेगेटिव में डिक्रीजिंग ग्रेडियंट जो है वो शो करा रहा होगा। कौन सा शो करा रहा होगा? डिक्रीजिंग ग्रेडियंट। तो दैट मीन एक्सेलरेशन इज गोइंग टू बी डिक्रीज्ड। उसके बाद क्योंकि ये स्पीड टाइम ग्राफ है, इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन का ग्रेडियंट हो जाएगा 0। दैट मीन्स एक्सेलरेशन इज गोइंग टू बी 0। तो रिजल्टेंट, अगर रिजल्टेंट फोर्स जो है F इज इक्वल टू एम ए की होती है, अगर एक्सेलरेशन ही 0 है तो मास जो भी होगा, रिजल्टेंट फोर्स भी हमारे पास 0 ही आएगी। ठीक है, इसकी वजह से रिजल्टेंट फोर्स भी हमारे पास 0 आएगी। ये 3 पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन करने थे। नेक्स्ट उसने कहा बाय ड्राइंग अ टेंजेंट ऑन फिगर 1.2 डिटरमिन अ वैल्यू फॉर द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल। अरे मुझे आप नजर नहीं आओगे ना तो मुझे इस कैमरे का कोई फर्क नहीं, फायदा नहीं है। कोई टेक लगाने के लिए है ही नहीं तो मैं क्या सब करूं। क्या मतलब? हाँ, आई पर टेक लगाने के लिए है ही नहीं तो मैं कहाँ से कैमरा फोकस होगा मेरे पर। अपने आईपैड को सामने रखा हुआ है, गोद में पकड़ लो। By drawing a tangent on figure 1.2, किसी भी चीज के साथ रख लो। आप देखो अब बिल्कुल ठीक हो गया। ओके, गुड। So by drawing a tangent on figure 1.2, determine a value for the acceleration of the ball at t is equal to 0.01 second. तो ये क्या था हमारे पास? 0.01 सेकेंड। इस 0.01 सेकेंड पे हम लोगों ने पॉइंट पे ड्रॉ करनी है टेंजेंट लाइन। ठीक है, टेंजेंट ड्रॉ करना आता है आपको? हाँ, इस तरह करके मतलब जो लेट्स से आप जो भी पॉइंट है ना, उस पॉइंट को मार्क करो और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो कि वो इस तरह से ड्रॉ कि सिर्फ इस पॉइंट को टच कर रही हो, ऐसे। ठीक है, ऐसी। तो अब देखो ये सिर्फ और सिर्फ इस पॉइंट को टच कर रही है, तो ऐसी एक लाइन ये बनानी है। अब ये हमने ड्रॉ किया है, इसके दो कोऑर्डिनेट्स ले लेंगे। ठीक है, दो पॉइंट्स ले लेंगे अपनी मर्जी के और उनको रीड करेंगे और उनका जो है हम लोग ग्रेडियंट फाइंड आउट कर लेंगे। ग्रेडियंट सिंपल ग्रेडियंट के फॉर्मूला से y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ठीक है, ठीक है। और हम जी जी। ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। Next question number 16. A drag car is racing. A drag car is racing car that is powered by a rocket engine. A drag car accelerates uniformly that from rest. इसका मतलब U क्या है हमारे पास? 0। The engine is then switched off and the parachute opens. The car decelerates until it stops.
यानी एक्सेलरेशन एंड पे क्या हो रही है, कम हो रही है, लाइक डिसेलरेट कर रही है। तो द ड्रैग हैज अ मास ऑफ 1400 kg। ये उसकी, ये इस तरह से स्पीड टाइम का हो गया उसका। ओके, द कार रीचेस द मैक्सिमम स्पीड ऑफ 130 मीटर पर सेकेंड एट 5.6 सेकेंड्स, 6.5 सॉरी। तो यहाँ पे जो ये है 6.5 है, दिस इज 130। उसने कहा कैलकुलेट द मैक्सिमम मोमेंटम ऑफ द कार ड्यूरिंग द रेस। मैक्सिमम मोमेंटम हम लोगों ने निकालना है, वो कैसे निकालेंगे? उसे उसको कट क्यों लगाया बे? ये उसने उसने पार्ट सॉल्व नहीं किया, आई थिंक वो ओ लेवल्स का बच्चा होगा जिसने ये पेपर अटेम्प्ट किया। वैसे मुझे लगता है कि मोमेंटम के ऊपर डिस्कशन चली थी कि ये इंक्लूडेड है कि नहीं इंक्लूडेड। आप एक दो आपके टीचर्स ने पढ़ाया ना आपको? मोमेंटम हाँ, ये बुक में चेक करना पड़ेगा। बुक में है। बुक में मैंने याद आपको नहीं कल है। तो पढ़ाया है। क्या? पढ़ाया था शायद, ग्रेड 9 में पढ़ाया था। हम्म, तो मुझे भी लगता है उन्होंने पढ़ाया है। तो हम कर लेते हैं, ठीक है, हम लोग अटेम्प्ट कर लेते हैं। मुझे लगता है ओ लेवल्स में ये कैंसल आउट हो गया था। अच्छा, चलो इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, अब इसका मोमेंटम कैसे निकालेंगे हम? मोमेंटम का फॉर्मूला था एम डेल्टा टी। क्या था? क्या था? एम डेल्टा टी था ना उसका। एम डेल्टा टी? हाँ, नो, मोमेंटम का। नो अरहम। एक सेकंड रुको बस। ओके, अच्छा हम लोग ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करें, दोबारा वापस आती हूँ मैं। बस अरहम, ये वापस आते हैं क्वेश्चन पे। हमें क्या था क्वेश्चन कि आपने क्या करना है, कैलकुलेट द मैक्सिमम मोमेंटम ऑफ द कार ड्यूरिंग द रेस। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? आपने बताया m इंटू टाइम टी। नो, ये कोई फॉर्मूला नहीं है। हम सिर्फ एक फॉर्मूला हमने इस तरह से पढ़ा था, f इंटू, इसको हमने इम्पल्स कहा था। ये नहीं पढ़ा था, ये पढ़ा था।
एफ डेल्टा पढ़ा था। हाँ, एफ डेल्टा टी पढ़ा था, पर उसकी इसकी भी अभी जरूरत नहीं है। हमें जो जरूरत है, जो मोमेंटम का उसने फॉर्मूला, उसने कहा मैक्सिमम मोमेंटम फाइंड करने, इम्पल्स की बात नहीं की। तो मोमेंटम का फॉर्मूला था रो इज इक्वल टू एम वी। ओके, रो इज इक्वल टू मैथ्स एम और वी, या फिर आप कह मैथ्स सकते हो रो मल्टीप्लाई इज बाय इक्वल स्पीड। टू एम टाइम्स डेल्टा वी। बट क्योंकि हमारे पास यहाँ पर एक ही मैक्स, हमने एक ही निकालना है, तो हम लोग रो इज इक्वल टू एम वी भी लिख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास मैथ कितना था, उसने मैथ ऊपर बताया था, गाड़ी का कितना मैथ था, मैंने 1400 बताया केजी। था एम डेल्टा वी, एफ डेल्टा वी बताया था, एम डेल्टा वी। उसने क्वेश्चन में बताया था m इज इक्वल टू 1400 केजी। तो और इसके साथ हमारे पास v जो है वो क्या है, मल्टीप्लाई v बाय क्या 30। होगा रहा, मैक्सिमम मोमेंटम कब होगा, रो इज इक्वल टू एम वी है, मैथ तो हमारे पास सेम रहेगा। जब वेलोसिटी मैक्सिमम होगी तो मोमेंटम भी मैक्सिमम होगा, और मैक्सिमम मोमेंटम निकालने के लिए मैक्सिमम वेलोसिटी यूज करेंगे। तो मैक्सिमम वेलोसिटी क्या है हमारे पास, 130। तो रो इज इक्वल्स टू 1400 इंटू 130। ये तो मुझे वैसे पता है कि वो 30 है, वो लिखा हुआ है ना उस पे, मैक्सिमम स्पीड। तो मैं आपसे वही पूछ रही हूँ कि मुझे बताओ बोल के, आप बताओगे तो पता चलेगा ना। कैलकुलेटर किधर कैलकुलेट करो है? जल्दी से। 1400 इंटू 130, 182,000, 180, 2000। ऐसे हाँ, 182,000। इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेते हैं कि इस तरह से लिखना, न्यूटन सेकंड लिखना 1.82 अच्छा नहीं लग multiplied by रहा। 10 raised to power 1.82 multiplied by 10 raised to power -5। 1.8 क्या कहा है, 1.8 इंटू 1.8 multiplied by 10 raised to power 5। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा मोमेंटम। ठीक है, टी। नेक्स्ट उसने हमसे कहा है स्टेट द फीचर ऑफ फिगर 2.2 दैट रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द कार। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द कार क्या होगी हमारे पास, देखो जो उसने इनिशियली ट्रैवल किया है, दैट इज गोइंग टू बी दिस वन। ठीक है, ऑफ कोर्स जो से डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा उसके हिसाब से 130 ओवर। अब वो हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं ट्रायंगल का फॉर्मूला लेके। हाफ ट्रायंगल ही है ना, हाँ हाँ, ये देखो उसके बाद वो उसने मांगा भी हुआ है 6.5 इंटू 130 कर देंगे, यानी 6.5 यहाँ तक था ना, यहाँ उसने बताया भाई ये टाइम ऑफ 6.5 सेकंड तक ये जो है ये मैक्सिमम स्पीड गई थी। दिस इज 6.5। तो आप वन हाफ लेकर 130 से मल्टीप्लाई करके 6.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हाफ बी एच का फॉर्मूला लग जाएगा, क्योंकि ये एक हमारे पास ट्राइंगल है। शाबाश, बिल्कुल ऐसे ही। और हम लोग ये वाला इंक्लूड क्यों नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग देखेंगे कि सबसे मैक्सिमम स्पीड क्या थी, फिर हम उसको देखेंगे कि उस वक्त टाइम क्या था। तो क्योंकि एक ड्रैग कार है जो कि एक्सेलरेट की, उसने रेस्ट से लेकर वो एक फिनिशिंग लाइन तक एक्सेलरेट की, उसके बाद इंजन बंद हो गया था, वो ट्रैवल खुद से नहीं कर रही थी, वो ड्रैग हो रही थी। क्वेश्चन को पढ़ना था असल में, जो कि आपने नहीं पढ़ा। पढ़ा या नहीं पढ़ा? नहीं पड़ा। नहीं पढ़ा, अच्छा। उसके बाद उसने कहा था पैराशूट opens at 6.5 सेकंड एंड द कार डिसेलरेट्स। द कार डिसेलरेट द ग्रेडियंट, इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास ग्रेडियंट है जो ग्राफ का, वो भी डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो गया। हम देख सकते हैं यहाँ पे, देखो ये डिक्रीज हो रहा है। तो नेगेटिव नेगेटिव आपका ग्रेडियंट बनेगा इस तरह का ना, नेगेटिव साइड डिक्रीजिंग ग्रेडियंट बनेगा। The deceleration of the car is not constant.
डिसेलेरेशन इसलिए नहीं कांस्टेंट क्योंकि द ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ इज नॉट कांस्टेंट। बेसिकली डिसेलेरेशन क्या है, स्पीड टाइम ग्राफ का जो है हमारे पास ग्रेडियंट ही होगा ना, है ना। जी। तो उसने कहा है द ग्रेडियंट, तो हम लोग ये कहेंगे द ग्रेडियंट ऑफ द कार इज नॉट कांस्टेंट। नेक्स्ट उसने सवाल किया डिस्क्राइब द एनर्जी ट्रांसफर दैट टेक्स प्लेस एज द कार स्लोज डाउन। कौन सी एनर्जी ट्रांसफर अकर हो रही है जब ये स्लो डाउन कर रहा है? जब कार स्लो डाउन करेगी तो एक तो ये क्वेश्चन। मूव करते करते स्टॉप हो गई ना, हाँ, तो स्लो डाउन कौन हो से रही है। एनर्जी ट्रांसफर्स हुए? फ्रिक्शन। एक तो फ्रिक्शन। नॉट फ्रिक्शन, नॉट फ्रिक्शन। एक चलो मिनट, बताओ एक कौन मिनट। सी एनर्जी स्टोर क्या हुई? तो एक बार मुझे एक दफा क्वेश्चन तो दिखाई ना। एज द कार स्लोज डाउन, ओहो। हीट एनर्जी हो सकती है। हम्म। हीट एनर्जी हो सकती है, हीट एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी तो हमेशा होती है। इसमें क्या होगा, हम लोग कहेंगे देखो ये मूव कर रही थी ना कार, मैं ऊपर चलती हूँ, उसने सिर्फ तब कहा जब कार स्लो डाउन की। तो यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी थी पहले क्योंकि वो मूव कर रही थी। काइनेटिक एनर्जी से अब वो कन्वर्ट हो गई टू थर्मल एनर्जी या हीट एनर्जी डेफिनेटली, क्योंकि वो स्टॉप पे आ गई। काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई? थर्मल एनर्जी में, क्योंकि अब उसके अंदर कोई हाँ। इंजन फोर्स कुछ और रिमेनिंग नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, डिस्क्राइब द एनर्जी ट्रांसफर दैट टेक प्लेस एज द कार स्लोज डाउन। इट कन्वर्ट्स फ्रॉम काइनेटिक एनर्जी टू थर्मल एनर्जी। अंडरस्टूड? जी। ओके, जल्दी से बाकी भी गो थ्रू करते हैं। ये फिगर हमें शो करा दी है, इसने कहा है व्हाट इज मेंट बाय वेट। वेट हमारे पास इट इज द ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज वेट। वेट को हम लोग फाइंड आउट कैसे करेंगे, हमारे पास दो फार्मूला एम जी है, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी, वेयर एम इज इक्वल टू 350 और जो कि एन जी होता है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, दैट इज 9.81। इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट दिस वेट। ओके। ठीक है। और अच्छा, उसने हमें देखो ये एक चीज हमें बताइए, हमें हमारे पास ये एक अननोन प्लैनेट है, ठीक है। Figure is 3.1 shows remote sensing equipment on the surface of a distant planet. The mass of the equipment is 350. The acceleration of free fall on the surface of this planet is 7.5. आपका क्वेश्चन मुझसे होना चाहिए कि 7.5 हम लोग क्यों नहीं यहाँ पे यूज कर रहे? क्योंकि लेकिन हम लोग वेट निकाल रहे हैं ना, हम तो ग्रेविटेशनल फोर्स यूज कर रहे हैं। जी अभी हम देखते हैं इसको कहाँ, अभी क्वेश्चन हो सकता है कोई आए तो फिर उसमें यूज करेंगे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट उससे हमसे पूछा है द इक्विपमेंट रिलीजेस, बट आई थिंक हमें इसको, मुझे लगता है कि शायद देखो, देखो अगर इसने हमें दिया है, उसने हमसे क्या सवाल क्या किया है, कैलकुलेट द वेट ऑफ द इक्विपमेंट ऑन द प्लैनेट, ठीक है। उसने हमसे पूछा ना इक्विपमेंट ऑन द प्लैनेट आपने बताना है, तो जी। हमें 7.5 से मल्टीप्लाई करना चाहिए जब उसने हमें गिवन दिया है। दिस इज इनकरेक्ट। 315 टू 7.5 करो। मार्क्सिंग को चेक कर लेते हैं। ये गलत होगा, हम ऊपर से मल्टीप्लाई करो ना, फिर मार्किंग स्कीम भी चेक कर लेंगे। 315 टू फोर 7.5 सिक्सटी करो। फाइव ज्यादा आ रही तो।
आ रही है। आंसर आ रहा है 2625। बस फिर ये आंसर है 2625 न्यूटन। ये आंसर गलत है। आई थिंक जिस पर्सन ने इसको सॉल्व किया ना, उसने इसको मिस कर दिया। उसने इस चीज को मिक्स कर दिया कि उसने हमने एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल ऑन द सरफेस ऑफ दिस प्लेनेट उसने ऑलरेडी दी हुई है। देखो ये जो हमारे पास g इज इक्वल टू 9.81 है, ये किस चीज की है? जो हमारे पास ग्रेविटेशन। अर्थ है, अर्थ की है। तो डिस्टिंक्ट ओ प्लैनेट की, अननोन प्लैनेट की सेम नहीं है। समझ आई बात? गलत। हाँ सही कह रहे, ये गलत लिखा हुआ है। पी पार्ट कहता है the equipment releases a balloon from a point that is a small distance above the surface of the planet. The atmosphere at the surface of the planet has a density this. The inflated balloon has a mass of this and the volume of this. Make an appropriate calculation, then predict and explain the direction of any motion. जब Density भी डेंसिटी उसने की दी हुई बात है। हो रही है तो हो सकता है हमें प्लेनेट की भी डेंसिटी, इसकी भी हमें बलून की भी डेंसिटी हाँ निकालनी पड़ेगी। हाँ, डेंसिटी ऑफ बलून देखो, उसने कहा है हमने मास ओवर वॉल्यूम यूज किया। मास हमारे पास 80 था और 80 ग्राम्स था। क्या था? 80 ग्राम्स। 80 ग्राम्स को केजीज में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया उसने? 1000 से डिवाइड किया और डिवाइड कर दिया विद द 0.3 वॉल्यूम। सो वी गॉट दिस। तो हमारे पास आंसर है 0.267। तो उसने कहा था कि उसकी वैल्यू आनी चाहिए 0.35। ठीक है, 0.35 जो है वो एटमॉस्फेयर एट द सरफेस ऑफ द प्लैनेट इज दिस। और बैलून की ये आई है, तो बैलून लाइटर है। Because balloon is lighter, the density of balloon is less than the density of atmosphere, then it will go upward. Does it make sense? देखो यस। मैं दोबारा बता देती हूँ। डेंसिटी जो है वो एटमॉस्फेयर की, उसने हमें बताया हुआ है एटमॉस्फेयर की डेंसिटी, वो एटमॉस्फेयर द तो सरफेस ऑफ सही दिस प्लैनेट समझ हैज आ अ गई है। डेंसिटी दिस। हमने डेंसिटी खुद कैलकुलेट की और प्रेडिक्ट किया कि अब ये बैलून जो है वो ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि हाँ बिकॉज बैलून जो क्योंकि है इसकी वो डेंसिटी लेस है। कम है। Next, a student has a large number of coins of different diameters, all made of same metal. She wishes to find the density of a metal by method involving placing the coins in water. तो हमारे पास ये फॉर्मूला सबसे पहले डेंसिटी के निकालने का, रो इज इक्वल टू ये तो एम चैप्टर डिवाइड नंबर बाई। 1 है ना। हाँ, ये उसके भी क्वेश्चंस आ गए हैं। कोई बात नहीं, ये क्वेश्चंस रिलेट करते हैं, कंबाइन भी आते हैं। इट्स ओके टू रिवाइज दीज। ये तो पेपर में आने ही नहीं, अभी स्किप कर देते हैं फिर। ठीक है। जब यहाँ पे हमारे खत्म हो गए, ये हुक स्लो आ गए अंदर। हम्म चलो ये दोबारा से आ गया। Show how a vector quantity differs from a scalar quantity. Vector has direction. वेक्टर एंड ठीक, डायरेक्शन ऑफ कोर्स। सर्कल द वेक्टर क्वांटिटी उसने ऑलरेडी कर दी। एक्सेलरेशन की जो है हमारे पास वेक्टर होता है, स्केलर नहीं होता, हमें पता है क्योंकि इसकी डायरेक्शन होती है। एनर्जी को याद रखना, एनर्जी इज स्केलर, मास इज स्केलर, टेम्परेचर इज स्केलर, टाइम इज स्केलर, स्पीड तो हाँ डेफिनेटली इससे कोई स्केलर है। डायरेक्शन नहीं होती। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि ऑब्वियस होती है, समटाइम्स अब एनर्जी में कंफ्यूजन हो जाएगी। करंट है, जैसे मास है, इस तरह की वैल्यूज में कंफ्यूजन हो जाएगी, तो आपको पता होना चाहिए कौन सी स्केलर है कौन सी नहीं है। हाँ एनर्जी अच्छा, बात ट्रांसफर होती है, तो हमें ये कंफ्यूज होने लग जाए। हाँ इसलिए। और माइक्रोफोन जो है इसका मास ये है, वेट ये है, कैलकुलेट डब्ल्यू करना है। अब देखो क्योंकि जी अब हमें आएगा नहीं दिया हुआ आंसर। था, तो 9.81 ही यूज करेंगे, तो ये आंसर ठीक है। समझ आ गई? जी। ये कौन सा क्वेश्चन है? वेलोसिटी। ये भी हमसे रिलेटेड है, ठीक है। Figure 1.1 shows a straight section of a river where the water is flowing from right to left at a speed of 0.54. A swimmer starts at point P and swims at a constant speed of 0.72 meter per second relative to the water at right angles to the current. Determine relative to the river bank both the magnitude and direction of the swimmer's velocity. अब इसमें देखें तो हमारे पास ये स्विमर था, ये करंट किस तरफ है इसका? इस तरफ जा रहा है 0.54 मीटर पर सेकंड पे, और उसकी जो कांस्टेंट स्पीड है वो अपवर्ड्स जाएगा ना।
ठीक है, दैट इज 0.72। ये ट्रायंगल बना रहे हैं। ये ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है, तो हमारे पास ये ऐसे कि ट्राइंगल फॉर्म हो रहा था, हमने इसको ये निकाला। तो कट वाई यूज करेंगे इधर हम। पाइथागोरस थ्योरम से हम लोगों ने इसकी थर्ड लाइन निकाली, तो हमारे पास आर की वैल्यू आ गई। फिर हम लोगों ने थीटा थीटा की ये टैन थीटा राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज यूज करते हुए ये वाला थीटा निकाला। कौन सा थीटा निकालते, कौन सा एंगल निकालते हैं, क्योंकि उसने कहा था डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी आपने बतानी है। तो ये वेलोसिटी के साथ जो रिजल्टेंट का हमारे पास थीटा है, हमने वो फाइंड आउट करना था। ओके, तो ये जो हमारे पास थीटा आया, हमने मैग्नीट्यूड जो बता दिया, जो 0.9 आया वो आ गया। और थीटा की जो वैल्यू आई थी, इसके साथ आपने एक तो थीटा की वैल्यू लिखनी होती है, और साथ में बताना होता है कि वर्टिकल है कि हॉरिजॉन्टल है या डायगोनल है, किस तरफ जा रहा है। बेसिकली मकसद ये है। ओके, ठीक है। अब रिजॉइन करो, मीटिंग एंड होने वाली है। विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर।